बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप सबको पता ही है कि कोविड-19 की वजह से जो है वो हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं उसका सिलसिला जो है वो फॉर द टेम्पररीली फॉर द टाइम बीइंग जो है वो सस्पेंडेड है। तो हम ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 का कि आज कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है जिसको हमने देखना है दैट इज़ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, आपको पता है कि हमारे पास हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है दैट बिलोंग्स टू सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास जो सेल के बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है। आप लोग सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मीन्स द लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इट डजेंट मीन कि यूकैरियोटिक सेल में ही सिर्फ साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उन सब का जो लिविंग कंटेंट है, जो सेमी लिक्विडी फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलीज स्विमिंग करते हैं या इन कंटिन्यूस मोशन रहते हैं, जिसमें डिफरेंट आइंस, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएज, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज सब मौजूद होते हैं। वो ग्रेनुलर सब्सटेंस जो है दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, यानी लिक्विडी मीडियम ऑफ द सेल इन विच ऑल द कॉन्टेंट्स आर प्रेजेंट। जितना ऑर्गेनेली है, जितने मेटालिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आइंस हैं, कंपोनेंट्स हैं और हमारे पास एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स, हर चीज़ इसके अंदर जो है वो मौजूद होती है। सो इसको हम लिविंग कंटेंट कहते हैं क्योंकि कंटिन्यूस मोशन में रहता है और इसकी जो कंटिन्यूस मोशन है उसको हम साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। और इसकी इस कंटिन्यूस मोशन की वजह से ही जो सारे ऑर्गेनेलीज हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म करते रहते हैं। द लिविंग कंटेंट जो है उसको डिवाइड किया गया है इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जो कि कलेक्टिवली हमारे पास प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। यानी प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस के अलावा जो बाकी पूरी होल सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज सिंपली कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म एक ही चीज़ है, बस लोकेशन का फ़र्क है कि न्यूक्लियोप्लाज्म इज़ दैट टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज कोलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल कहते हैं। साइटोप्लाज्म हमारे पास एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो साइटोप्लाज्म इज एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कंटेनिंग अ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज एंड अदर इंक्लूजन्स सच एज इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स। ये बड़ी प्रॉपर डेफिनेशन है, यानी साइटोप्लाज्म इज़ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस का लफ्ज़ हम ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बेस बना रही है, जो फाउंडेशन बना रही है। जैसे आप कोई भी बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो ज़मीन पे करते हैं। ज़मीन जो है आपका जो अर्थ है वो ग्राउंड के तौर पे काम करता है, यानी बेसिक फाउंडेशन है। और उसके जो है वो ऊपर आप अपनी कोई भी बिल्डिंग जो है उसको खड़ा करते हैं। तो हमारे पास साइटोप्लाज्म एक ग्राउंड सब्सटेंस है जिसके अंदर जो है वो ना सिर्फ सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं बल्कि उसके अंदर बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, कोई प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि प्रोटीन बनती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, हर चीज़ अच्छी या बुरी, गुड और बैड, यूज़फुल और नॉन यूज़फुल, सब इसके अंदर स्टोर्ड हालत में होती है। इसका जो सॉल्युबल पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड साइटोसोल। इसका जो कंसिस्टेंसी है अगर आप इसको देखें तो कंसिस्टेंसी वाइज जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो तरह से हमारे पास होता है, सोल एंड जेल के अंदर। यानी जो पेरिफ्री में यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के पास के जो इलाके हैं वो पेरिफ्री के इलाके कहलाएंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज़रा फासले पे हैं। तो उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म की कंसिस्टेंसी है वो ज़रा जेल लाइक होती है। जेल मीन जैसे कि आप समझ लीजिए कंसिस्टेंसी है हमारे पास जैसे हनी की कंसिस्टेंसी होती है, यानी शहद या ऑयल की कंसिस्टेंसी, कि वो फ्लूडिटी जिनके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जिनकी फ्लूडिटी जो है वो ज़रा स्लो होती है। जैसे कि हम अगर कंपेयर करें पानी और शहद को,
तो पानी वाटर हैज़ मोर फ्लूडिटी पावर एज़ कम्पेयर टू द हनी, क्योंकि हनी जो है वो स्लोली फ्लो करता है, जबकि वाटर जो है उसका फ्लो लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। तो आपका जो साइटोप्लाज्म है उसका जो लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो वो जो इन द सेंटर ऑफ द सेल है उसकी कंसिस्टेंसी यानी उसका जो गाढ़ापन है वो पानी की तरह का होता है, यानी उसकी फ्लूडिटी ज़्यादा होती है। और जो पेरिफ्री यानी सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के आसपास जो साइटोप्लाज्म का पोर्शन होगा वो ज़रा जेल लाइक होता है। ठीक है, और अगर हम इसको केमिकल कॉम्पोजिशन देखें अपने साइटोप्लाज्म की, तो इसके अंदर जो है वो बेसिक सारे फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लाइफ के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो सब मौजूद होते हैं। इसमें कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस भी होते हैं, और सम लार्ज मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। फंक्शन वाइज अगर आप साइटोप्लाज्म को देखें तो इसका सबसे बड़ा काम ये है कि इट एक्ट एज अ स्टोर हाउस, यानी ये हर तरह के यूज़फुल नॉन यूज़फुल मटेरियल्स को स्टोर करता है। नंबर 2, इट इज़ अ साइट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस इसके अंदर हो रहा है हमारे पास मेनली। इसके अलावा बहुत सारे मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं हमारे पास। इसके अलावा इसमें जो बेसिक सारे ऑर्गेनेलीज़ हैं साइटोप्लाज्मिक के अंदर, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज़ हैं, प्लास्टिड्स हैं, न्यूक्लियस है, सब इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, फ्री फ्लोटिंग हालत के अंदर मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट है जिसको मैंने आपको कहा था कि जिसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं आप वजह है मैसिव ट्रांसपोर्टेशन की या ट्रांसपोर्टेशन। यानी अगर आप देखें तो फिर आपका साइटोप्लाज्म जो है उसके 3 मेजर रोल हैं, यानी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स। नंबर 2, it act as a storehouse, and number 3, it is a site for certain metabolic chemical reactions। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम का मतलब वेब लाइक, जाल नुमा। यानी ये कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और इस स्ट्रक्चर वाइज अगर इसको हम देखें तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, और ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है इट्स जस्ट लाइक अ वेब, यानी जाल नुमा है, फैला हुआ होता है। लोकेशन वाइज अगर हम इसको देखेंगे आपको डायग्रामेटिकली भी नज़र आ रहा होगा कि ये जाल नुमा यानी नेटवर्क लाइक इसकी ट्यूब्स हैं। और इसकी जो लोकेशन है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक तरफ इस ट्यूबुलर नेटवर्क का एक जो एंड है वो अटैच हुआ हुआ होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस के साथ, और दूसरा इसका जो एंड होता है दैट इज़ अटैच्ड विद द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। यानी ये एक बड़ा डेंस नेटवर्क है और एक बड़ा एक फैला हुआ नेटवर्क है हमारा, जो कि एक तरफ न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है और दूसरी तरफ उसका उसका जो एंड दूसरा कॉर्नर है वो अटैच होता है आपकी सेल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, हमारे पास, और अगर इसको डेफिनेशन वाइज देखें तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स that extends throughout the cytoplasm. These channels are often continuous with the plasma membrane and also appears to be in contact with the nuclear membrane। यानी ये इसका लोकेशन है हमारे पास। और जो मेम्ब्रेन्स हैं ये इनकी जो शेप होती है ये डिफरेंट इन अपीयरेंस होती है। ट्यूबुलर नेटवर्क जो होता है ये डिफरेंट इन शेप होता है इन डिफरेंट सेल्स, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। जो सेल जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, जितना ज़्यादा हाईली मेटाबॉलिकली इन्वॉल्व होगा, उतना उसके अंदर नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ दीज ट्यूबुलर नेटवर्क ज़्यादा होगी। द मटीरियल प्रेजेंट इन दीज चैनल इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटीरियल्स बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्नी। ठीक है जी, तो जो मेम्ब्रेन्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे आर कॉल्ड सिस्टर्नीज। जैसे ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है कि जो मेम्ब्रेन्स हैं, क्योंकि ये एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, और ट्यूब्स की डेफिनेटली ज़रा ज़ाहिर सी बात है ट्यूब अंदर से हॉलो होती है, उसकी साइड पे मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो वो जो मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दिस इज़ कॉल्ड सिस्टर्नी। ठीक है, अगर हम टाइप्स देखें तो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है डायग्राम में भी अगर आप देखें तो आपको डायग्रामेटिकली भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER कहते हैं, और दूसरा जो SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हम क्यों कहते हैं इनको RER एंड SER? क्योंकि जो RER है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर
राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और इसी वजह से ये जो है वो ये RER जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है कि राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस, आपके जो राइबोसोम्स होते हैं सेल के अंदर वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और आपकी जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स जो है इसके साथ अटैच होते हैं। तो इट मीन्स के राइबोसोम्स की जो प्रोडक्ट्स हैं यानी प्रोटीन्स हैं वो भी इनके अंदर फिर मूव करेंगी, इनके अंदर स्टोर होंगी, ठीक है। सो दो टाइप्स हो गई मोर्फोलॉजिकली अगर हम इसको देखें तो, और फंक्शनली अगर आप अपने SER को देखें या RER को देखें तो RER के लिए जैसे मैंने मेंशन किया कि RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस पर राइबोसोम्स है, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं दे रिप्रेजेंट्स राइबोसोम्स, और इसकी वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और वो प्रोटीन सिंथेसिस जो जितने भी प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं वो फिर सारी की सारी इन्हीं मेम्ब्रेन्स के अंदर स्टोर रहती हैं। जबकि जो SER हैं they are involved in the metabolism of a number of different type of molecules, particularly lipids। यानी ये जो SERs हैं ये लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और लिपिड का मेटाबॉलिज्म जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये SER जो होते हैं ये डिटॉक्सीफाई करते हैं हार्मफुल ड्रग्स को। डिटॉक्सीफाई का मतलब होता है टू रिड्यूस, टू लेसन द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी किसी भी चीज़ के जो जहरीले असरात हैं उनको कम करना। जैसे ड्रग्स हैं, अगर ड्रग्स हार्मफुल ड्रग्स जो होती हैं वो बॉडी के लिए पॉजिटिवली भी रोल प्ले कर सकती है, नेगेटिव रोल भी हो सकता है, और ड्रग्स जो हैं उनका जो है जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको डिटॉक्सीफाई करने में आपका SER रोल प्ले करता है। इसके अलावा SER इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस। इम्पल्स का मतलब क्या है, वो नर्व मैसेज जो वो मैसेज जो आपके न्यूरॉन्स, आपके ब्रेन सेल्स जो हैं वो आपके मसल्स को भेजते हैं, तो वो जो मैसेज है उस मैसेज को हम इम्पल्स बोलते हैं। यानी न्यूरॉन्स जो ऑर्डर आपके जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ मसल्स को भेजते हैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मूवमेंट्स के हवाले से, उसको हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। सो SER जो है वो इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन में यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग में रोल प्ले करता है। उसके अलावा इसका रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में भी है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। सो ओवरऑल अगर आप इसके फंक्शंस देखें तो SER जो है उसके बहुत सारे मेजर फंक्शंस हैं, जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स भी है, ठीक है। इसके अलावा ये एक मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है सेल को, जिसकी वजह से उस जो सेल की शेप है वो मेंटेन्ड रहती है, ठीक है। सो दैट इज़ द मेजर फंक्शनल रोल ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर इसके हवाले से आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम 2 से 3 जो ऑर्गेनेलीज़ हैं उनको कवर करें। थैंक यू वेरी मच।